हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं राजस्थान विधानमंडल हम देखने वाले हैं। आइए अनुच्छेद 168 से अनुच्छेद 212 तक राजस्थान विधानमंडल को विस्तार पूर्वक पढ़ें। अनुच्छेद 168, प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा। अनुच्छेद 168 में क्या लिखा है कि प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा जो कि राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बनेगा। लेकिन जिस राज्य में विधान परिषद नहीं है तो वहाँ पे राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर बनेगा। तो अनुच्छेद 168 में लिखा है प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा, या ये क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा कि विधानमंडल राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद से मिलकर बनेगा। इसका उल्लेख इस अनुच्छेद में 168 में ही उल्लेख है। अब देखिए 168(2), अनुच्छेद 168(2) यानी अनुच्छेद 168 सब क्लोज 2, इसमें लिखा है विधानमंडल के दो सदन होते हैं, एक विधानसभा, एक विधान परिषद। तो इसमें सदन बताए गए हैं, जबकि इसमें अंग बताए गए हैं कि विधानमंडल के कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। ये अनुच्छेद 168 में है। सदन पूछे तो अनुच्छेद 168(2) में है। ये इतना जरूर याद रखिए, बस इसी में आप कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर प्रश्न गलत होता है। तो देखिए अनुच्छेद 168 में 3 अंग होते हैं, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। लेकिन राज्यपाल अभिन्न अंग होता है, ये भी याद रखिए। तो अनुच्छेद 168(2) में विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद। ये अनुच्छेद 168(2) में क्वेश्चन आए कि विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद। ये किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 168(2) में है। 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है, जैसे कुंभाटी, इससे आप याद रख सकते हैं। के से कर्नाटक, यू से यूपी, एम से महाराष्ट्र, बी से बिहार, ए से आंध्र प्रदेश और टी से तेलंगाना। ए से अरुणाचल प्रदेश भी होता है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश याद नहीं रखता, ए से आंध्र प्रदेश याद रखना है। बस इतना याद रख लीजिए कि अरुणाचल प्रदेश में द्विसदनीय व्यवस्था नहीं है, फिर ये आपको कुंभाटी आराम से याद हो जाएगा। टी से तेलंगाना। जम्मू कश्मीर विधान परिषद को 2019 में समाप्त कर दिया गया। पहले जम्मू कश्मीर में विधान परिषद हुआ करती थी, लेकिन जम्मू कश्मीर की विधान परिषद को है वो 2019 में समाप्त कर दिया गया। राज्यपाल विधानमंडल का सदस्य नहीं होता, बल्कि उसका अभिन्न अंग होता है। ये भी आप जरूर याद रखेंगे। तो हमने अनुच्छेद 168 पढ़ा। अब देखते हैं अनुच्छेद 169। अनुच्छेद 169 में है विधान परिषद के निर्माण की प्रक्रिया। विधान परिषद का निर्माण कैसे होता है, इसकी प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 169 में है। तो विधान परिषद के निर्माण की प्रक्रिया अनुच्छेद 169 में है। इनको याद कैसे रखे, इतने सारे अनुच्छेद याद कैसे रखे, तो इसकी ट्रिक है वो मैंने आपको समझा रखी है, यानी ट्रिक से समझा रखा है, और ट्रिक से काफ़ी लंबा वीडियो भी बना रखा है वो, तो आराम से वो देख लेना। अनुच्छेद 169 विधान परिषद के निर्माण की प्रक्रिया है। विधान परिषद के निर्माण की प्रक्रिया कैसे होती है, तो देखिए विधानसभा के कुल सदस्य का बहुमत, विधानसभा कुल सदस्य का बहुमत प्लस उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत यानी विशेष बहुमत से पारित, संसद द्वारा साधारण बहुमत से पारित। अब देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ कि विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का बहुमत प्राप्त होना चाहिए, साथ में विधानसभा के 2/3 सदस्यों का विशेष बहुमत भी होना चाहिए इसमें। तो देखिए विधानसभा द्वारा, तो ये देखिए विशेष बहुमत से पारित होगा। 2/3 बहुमत का मतलब होता है विशेष बहुमत। तो विधानसभा द्वारा तो विशेष बहुमत से पारित होगा, लेकिन संसद द्वारा साधारण बहुमत से पारित होगा। यानी पहले विधानसभा में 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद ये संसद में जाएगा, और संसद इसे साधारण बहुमत से पारित कर देगी, फिर विधान परिषद का निर्माण हो जाएगा। अब देखिए विधान परिषद को समाप्त कैसे करते हैं, तो विधानसभा को समाप्त करने की सेम टू सेम यही प्रक्रिया है, नो कन्फ्यूजन। अब देखिए आगे देखिए अनुच्छेद 170।
अनुच्छेद 170 में है विधानसभा की संरचना। विधानसभा की संरचना अनुच्छेद 170 में है। 170(1) क्या कहता है? तो देखिए 170(1) कहता है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए सदस्यों से मिलकर बनेगी। यानी कहने का मतलब है कि उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में जितने भी प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है उन प्रत्येक निर्वाचन द्वारा वो सदस्य से मिलकर बनेगी। यानी प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा वो सदस्य हैं वो विधानसभा में चुने जाएंगी। सिंपल सी बात है, सीधा यही कह रहा है। फिर कह रहा है कि किसी भी राज्य की विधानसभा सीटें अधिकतम 500 तथा न्यूनतम 60 हो सकती हैं। यह भी अनुच्छेद 171 में ही है। आपसे पूछा जाएगा कि किसी भी राज्य की विधानसभा सीटें अधिकतम 500 तथा न्यूनतम 60 निर्धारित की गई है। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 170(1) में है। आपसे पूछा जाएगा कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए सदस्यों से मिलकर बनेगी। यानी जनता द्वारा सदस्यों का चुनाव होगा। सदस्यों का चुनाव होगा तो वो सदस्य कहाँ जाएंगे? विधानसभा में जाएंगे। तो ये कहने का इसका तात्पर्य है। तो अनुच्छेद 170(1) में ये लिखा हुआ है। अब देखो सीटें निर्धारित की गई हैं, लेकिन देखिए सबसे ज़्यादा सीटें यूपी में है, 403 है। और यही क्वेश्चन है वो पिछली बार एसआई में पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा सीटें किस में है? यूपी में है, 403 सीटें। पुडुचेरी में 30 हैं, सिक्किम में 32 हैं। पुडुचेरी में 30 हैं, सिक्किम में 32 हैं, ये अपवाद है। छठी विधानसभा 1977 में 200 सीटें हो गई थी, क्योंकि प्रथम विधानसभा में 160 सीटें थी, लेकिन छठी विधानसभा कब? 1977। तो छठी विधानसभा में 200 सीटें हो गई थी, जबकि प्रथम विधानसभा में 160 सीटें थी। दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि प्रथम विधानसभा में कुल कितनी सीटें थी? प्रथम विधानसभा में 160 सीटें थी। छठी विधानसभा में 200 सीटें हो गई। पूछा जाएगा कि 200 सीटें कब हो गई? तो छठी विधानसभा में 200 सीटें हो गई थी। दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और बार बार पूछे जाते हैं। ये तो था अनुच्छेद 170(1). अब हम देखते हैं अनुच्छेद 170(2). विधानसभा के सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है ताकि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उस राज्य को आवंटित स्थानों की संख्या का अनुपात पूरे राज्य में यथासंभव एक समान हो। आप देखिए कहना क्या चाहता है कि ये कहना चाहता है 170(2) में कि प्रादेशिक निर्वाचन इस तरह से किया जाएगा। वो किस तरह से किया जाएगा प्रादेशिक निर्वाचन? तो प्रादेशिक निर्वाचन प्रत्येक क्षेत्र में जनसंख्या के अनुपात के आधार पर करवाया जाएगा। जैसे पहले चुनते थे ना कि जब विधानसभा का शुरू में जब विधानसभा का निर्माण हुआ था तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाता था। तो वैसे ही जनसंख्या के अनुपात पर सदस्य चुना जाएगा, लेकिन वो अनुपात है वो सभी राज्यों का समान होगा। ये भी याद रखना। तो 170(2) में ये लिखा हुआ है। वहीं ये देखिए लिखा है कि भौगोलिक आधार पर सभी निर्वाचन क्षेत्र इस आधार पर बनाए गए कि जनसंख्या अनुपात सभी क्षेत्रों में लगभग समान रहे। तो आई होप आप 170(2) समझ गए होंगे। देखिए विधानसभा में समान रहे मतलब सभी राज्यों से जो होते हैं वो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उनका कर्म सभी का अनुपात है वो समान ही रहता है सभी राज्यों में। देखिए विधानसभा में 34 अनुसूचित जाति, 25 अनुसूचित जनजाति, 34 अनुसूचित जाति यानी 34 SC, 25 ST। अब देखिए अनुच्छेद 170(3) क्या कहता है? राज्य विधानसभा में स्थानों की कुल संख्या प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन संसद विधि द्वारा तय करेगी। ये अनुच्छेद 170(3) है, ये खास नहीं है, आप इसे छोड़ सकते हैं।
अब देखिए ये निचले लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 84वें संविधान संशोधन 2001 के अनुसार राज्य विधानमंडल के लिए आवंटित सीटें वर्ष 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के बाद पुनः निर्धारित की जाएगी। अब 2026 के बाद पहली जनगणना 2027 में होगी, यानी 1 मार्च 2027 से जो भारत की जनगणना है वो शुरू होगी और 1 मार्च 2027 तक ये सीटें ऐसे ही बनी रहेंगी, क्योंकि लिखा है कि पहली जनगणना के बाद, तो ये ऐसे ही बनी रहेगी, यानी जनगणना तब जब तक पूरी नहीं होती तब तक ऐसे ही बनी रहेगी। और ये इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में ये पूछा जाता है, मतलब किस संविधान संशोधन के तहत ये पूछा जाता है, तो 84वें संविधान संशोधन 2001 के अनुसार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए अनुच्छेद 171। अनुच्छेद 171 कहता है विधान परिषद की संरचना। अनुच्छेद 170 में मैंने पढ़ा विधानसभा की संरचना, अनुच्छेद 171 में पढ़ेंगे विधान परिषद की संरचना। 170 में हमने पढ़ा विधानसभा की संरचना, 171 में पढ़ेंगे विधान परिषद की संरचना। अनुच्छेद 171(1), अनुच्छेद 171(1) में लिखा है कि विधान परिषद में अधिकतम सीटें उस राज्य की कुल विधानसभा सीटों के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती तथा न्यूनतम सीटें 40 से कम नहीं हो सकती। कहने का मतलब क्या है? कहने का तात्पर्य है 1/3, यानी विधान परिषद में अधिकतम सीटें विधानसभा की 1/3 होनी चाहिए। यानी विधानसभा में 200 सीटें हैं तो विधान परिषद में 66 सीटें होंगी, यानी 1/3, 200 का 1/3 66 हो गए तो 66 सीटें हो सकती हैं। 40 से कम नहीं हो सकती, 40% से न्यूनतम सीटें 40 से कम नहीं हो सकती। ये न्यूनतम सीटें हैं, संख्या में है, ये 40% नहीं है, 40 सीटें कम नहीं हो सकती, यानी 40 सीटें होनी चाहिए 200 का, है ना। मतलब विधानसभा में 200 हैं तो विधान परिषद में कम से कम 40 सीटें होनी चाहिए, न्यूनतम तो इतनी होनी ही चाहिए। तो ये अनुच्छेद 171(1) में लिखा हुआ है। अब देखते हैं अनुच्छेद 171(3). 171(2) है वो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 171(1) और अनुच्छेद 171(3) तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा होगा। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा होगा। इसका उल्लेख इसमें है अनुच्छेद 171(3) में है। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा होगा, इसका उल्लेख 171(3) में। वो निर्वाचक मंडल किस तरह से विभाजित होगा ये देखिए, जिसके सदस्य इस प्रकार होंगे, निर्वाचक मंडल के सदस्य इस प्रकार होंगे। तो देखिए किस तरह से विधान परिषद में सदस्य चुनकर जाते हैं, इसका उल्लेख 171(3) में है। तो देखिए 1/3 सदस्यों का चुनाव, यानी 1/3 सदस्यों का चुनाव विधानसभा सदस्य करेंगे। 1/3 सदस्य हैं उनका चुनाव तो विधानसभा सदस्य करेंगे। 1/3 सदस्य नगरीय निकाय, जिला बोर्ड और स्थानीय निकाय करेंगे। 1/3 सदस्य नगरीय निकाय, जिला बोर्ड एवं स्थानीय निकाय करेंगे। जो नगरीय निकाय है, जो जिला बोर्ड है, जो स्थानीय निकाय है, 1/3 सदस्य वहाँ से चुने जाएंगे। 1/12 सदस्य, 1/12 इतने सदस्य हैं, ये 3 साल स्नातकधारी प्राप्त छात्र करेंगे, यानी जिसने BA कर रखी है, B.Ed कर रखी है, जो ग्रेजुएट छात्र हैं उनके द्वारा 1/12 सदस्य चुने जाएंगे। 1/12 सदस्य जो विद्यालय महाविद्यालयों के जो 3 साल से शिक्षणरत अध्यापक, जो 3 साल से शिक्षा दे रहे हैं विद्यालय महाविद्यालयों में, वो करेंगे। याद रखना 3 साल पूरे कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो 1/12 सदस्य विद्यालय महाविद्यालय के अध्यापक करेंगे, जिनकी 3 साल हुए पढ़ाते हुए जिन्हें। 1/12 सदस्य स्नातकधारी छात्र करेंगे। तो 1/12 ये तो करेंगे छात्र और शिक्षक। 1/3 सदस्य चुने जाएंगे, विधानसभा सदस्य चुनाव करेंगे। 1/3 का चुनाव नगरीय निकाय, जिला बोर्ड, स्थानीय निकाय
प्रशासनिक निकाय द्वारा किए जाएंगे। तो ये याद रखना। और 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। और ये पटवार में 2021 में पूछा था प्रश्न कि कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं विधान परिषद में, तो 1/6 सदस्य। आई होप मैं बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ। तो आगे देखिए, अनुच्छेद 172 172 अनुच्छेद 172 राज्य विधानमंडलों के अवधि के उल्लेख करता है कि राज्य विधानमंडल की अवधि कितनी होगी। तो राज्य विधानमंडल की अवधि कितनी होगी? राज्य विधानमंडल से यहाँ राज्य विधानमंडल की अवधि से तात्पर्य है कि विधानसभा का कार्यकाल और विधान परिषद का कार्यकाल दोनों का ही कार्यकाल अनुच्छेद 172 में है। लेकिन देखिए कैसे याद करना है। देखिए 172(1) में तो है विधानसभा का कार्यकाल और 172(2) में है विधान परिषद का कार्यकाल। यानी 172 अनुच्छेद 172 है वो राज्य विधानमंडलों के अवधि का उल्लेख करता है। और अनुच्छेद 172(1) में है विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, प्रथम अधिवेशन से होता है। याद रखना, प्रथम अधिवेशन से। ये पूछा जा चुका है कि विधानसभा का कार्यकाल होता है, ऑप्शन में आया था 5 वर्ष, ऑप्शन ब में आया था 5 वर्ष प्रथम अधिवेशन से, ऑप्शन स में आया था 6 वर्ष, ऑप्शन ड में आया था 6 वर्ष प्रथम अधिवेशन से। तो इस तरह ऑप्शन बन के आएंगे। तो विधानसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है प्रथम अधिवेशन से, 172(1) में है। 172(2) में विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और देखिए ये भी प्रथम अधिवेशन से ही होता है, विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष है। और देखिए प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये वर्ड याद रखना, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, हटाए नहीं जाते हैं। आप ये सोचते हो कि 2 साल काम हो गया बस चलो हटा गए, नहीं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। कहने का मतलब है वो दूसरी बार भी वापिस आ सकते हैं। तो सेवानिवृत्त हो जाते हैं यानी वो दूसरी बार भी चुने जा सकते हैं, इसका मतलब ये होता है। तो 1/3 सदस्य हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। कभी भी ऐसा मत कर देना कि वो उनका कार्यकाल समय वो हटा दिए जाते हैं, ऐसा नहीं करना। राजस्थान की 5वीं विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था, तो विधानसभा का कार्यकाल वो बढ़ा दिया गया था। राजस्थान की 5वीं विधानसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। 5वीं विधानसभा उसका कार्यकाल था वो 6 वर्ष कर दिया गया था। याद रखना, किस वर्ष विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था, या पूछ ले कि किस साल विधानसभा का कार्यकाल है वो बढ़ा दिया गया 5वीं विधानसभा का कार्यकाल। तो कैसे याद करना है, 172(1) में है विधानसभा का कार्यकाल, 172(2) में है विधान परिषद का कार्यकाल। आगे देखिए, ये नोट जो लिखे हुए हैं इस नोट से ही ज़्यादातर क्वेश्चन बने। जो नोट लिखे हुए मैंने लगाकर इनसे ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये तो याद रखना ही रखना। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया था, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो किस संविधान संशोधन द्वारा विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा विधानसभा का कार्यकाल 5 से 6 वर्ष कर दिया गया, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसका कार्यकाल पुनः 5 वर्ष कर दिया गया था। राष्ट्रीय आपातकाल के समय विधानसभा का कार्यकाल राष्ट्रीय आपातकाल के समय विधानसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। याद रखना, राष्ट्रीय आपातकाल के समय विधानसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। कब? राष्ट्रीय आपातकाल के समय। लेकिन किसी भी अवस्था में आपातकाल की घोषणा समाप्त हो जाने के बाद किसी भी अवस्था में आपातकाल की घोषणा समाप्त हो जाने के बाद आपातकाल 6 माह की अवधि से अधिक नहीं
नहीं होगा। यानी आपातकाल की घोषणा है वो समाप्त हो गई है, और समाप्त होने के बाद, आपातकाल की घोषणा समाप्त होने के बाद जो 6 माह की अवधि से नहीं होगा। यानी विधानसभा का कार्यकाल है वो 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा अगर एक बार आपातकाल खत्म हो गया तो। लेकिन आपातकाल के दौरान 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन आपातकाल के दौरान ही बढ़ाया जा सकता है 1 वर्ष। मान लीजिए 1 वर्ष के लिए आपातकाल लगा दिया, मैं कहने का मतलब बताता हूँ। मान लीजिए 1 साल का कार्यकाल बढ़ा दिया गया, आपातकाल लगा हुआ है, और मान लीजिए 1 महीने बाद ही आपातकाल समाप्त हो गया, तो क्या वो विधानसभा है वो 11 महीने और तक रहेगी? नहीं रहेगी, वो फिर वो 6 महीने रहेगी, वो 5 महीने कट उसके। तो ये कहने का मतलब है। आइए अब आगे देखते हैं अनुच्छेद 173। अनुच्छेद 173 यानी 173, अनुच्छेद 173 यानी 173 में लिखा है विधानमंडल के सदस्यों की योग्यताएं। विधानमंडल के सदस्यों की क्या क्या योग्यता होती है? नॉर्मल सी योग्यताएं होती है, कभी नहीं पूछी जाती। तो विधानमंडल के सदस्यों की योग्यताएं अनुच्छेद 173 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 174 में लिखा है राज्यपाल विधानमंडल का सत्र आहूत कर सकेगा, सत्र अवसान यानी सत्र समाप्त कर सकेगा, सत्र को भंग करेगा, लेकिन विघटित करने का अधिकार किसको है? विधानसभा अध्यक्ष को होता है भंग करने का, लेकिन बाकी काम राज्यपाल ही करेगा। तो देखिए अनुच्छेद 174 में लिखा है कि राज्यपाल विधानमंडल का सत्र आहूत, सत्रावसान एवं भंग कर सकेगा। ये अनुच्छेद 174 में लिखा है। अनुच्छेद 174 1 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 174 1 में लिखा है कि राज्यपाल एक सदन या दोनों सदनों का सत्र आहूत कर सकेगा। राज्यपाल एक सदन या दोनों सदनों का सत्र आहूत कर सकेगा, यानी राज्यपाल एक सदन का या दोनों सदनों का एक साथ सत्र आहूत कर सकता है। यह अनुच्छेद 171 में लिखा, अनुच्छेद 174 अनुच्छेद 174 1 में लिखा हुआ है। नोट लिखिए, नोट लगा के लिखिए कि सचिव इसकी सूचना प्रत्येक सदस्य को नियत तारीख से 21 दिन पूर्व देगा। मान लीजिए प्रश्न पूछा जाए कि अनुच्छेद 174 1 के अंतर्गत सदस्यों को, अनुच्छेद 174 1 के अंतर्गत सदस्यों को सत्र आहूत के बारे में सूचना कौन देता है? तो कौन देता है? सचिव देता है। और कितने समय पूर्व देता है? 21 दिन पूर्व देता है। अनुच्छेद 174 1, तो अनुच्छेद 174 1 में सत्र आहूत करना है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि अनुच्छेद 174 में है सत्र का आहूत, नंबर 2 सत्र का अवसान, नंबर 3 सत्र को भंग करना। तो अनुच्छेद 174 1 में सत्र का आहूत, अनुच्छेद 174 2 क इसमें विधानमंडल का सत्रावसान करना। अनुच्छेद 174 2 ख इसमें लिखा है विधानसभा का विघटन करना। तो अनुच्छेद 171 1 में सत्र आहूत, अनुच्छेद 174 2 क में सत्रावसान, अनुच्छेद 174 2 ख में है विधानसभा का विघटन। आगे देखिए, नोट लगा के मैंने लिखा है कि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर विघटित कर सकता है। यानी सत्र आहूत भी मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही सत्र का आहूत करता है, यानी बुलाता है। और सत्र का विघटन भी मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से ही विघटन किया जाता है। लेकिन क्वेश्चन आजकल टेढ़े देते हैं, और क्वेश्चन देते हैं कि विशेष परिस्थितियों में क्या राज्यपाल खुद से सत्र आहूत कर सकता है, विघटन कर सकता है? अगर वह उचित समझे तो हाँ, तो इसमें वो विवेक की शक्तियाँ काम भी ले सकता है। तो यही बस कंप्लीट हुआ। अब अनुच्छेद 175 सदनों में अभिभाषण एवं संदेश भेजने का अधिकार। 175 को भी 2 भागों में बांट रखा है, 175 1, 175 2। 175 1 में लिखा है कि एक सदन या दोनों सदनों में समवेत अभिभाषण कर सकेगा। एक सदन या दोनों सदनों में समवेत अभिभाषण कर सकेगा, 175 1 में है। 175 2 में लिखा है कि एक सदन या दोनों सदनों में संदेश भेजने का अधिकार। अगर राज्यपाल को ऐसा लगे कि सदन की कार्यवाही में
देर हो रही है, 70 में देर हुई है, कोई विशेष प्रश्न उठाया जाना अब 70 में ज़रूरी है, यानी सदन में उठाया जाना विशेष कोई प्रश्न सदन में उठाया जाना ज़रूरी है, तब वो संदेश भेजने का अधिकार 175(2) में आता है। तो अनुच्छेद 175(1) में है एक सदन या दोनों सदनों में समवेत अभिभाषण। 175(2) में आता है कि एक सदन या दोनों सदनों में संदेश भेजने का अधिकार। आगे देखिए अनुच्छेद 173 नहीं है, देखिए अब 176 है, क्योंकि 173, 174, 175 वो राज्यपाल से संबंध तो अनुच्छेद हमने 175 देख ही लिया है। हाँ जी हाँ, अनुच्छेद 175 देख लिया है। राज्यपाल से संबंधित मैं ये कहना चाह रहा था। हाँ, राज्यपाल से तो संबंधित है, राज्यपाल तो आएगा ही, विधानमंडल पढ़ रहे हैं तो आगे हम देखिए अनुच्छेद 176 में लिखा है राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। हमने अनुच्छेद 175 में पढ़ा राज्यपाल का सामान्य अभिभाषण था वो, तो राज्यपाल का अभिभाषण अनुच्छेद 176 और 175 राज्यपाल का सामान्य अभिभाषण तो 175 में है। तो 175(1) में हमने पढ़ा कि राज्यपाल एक सदन या दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकेगा, और 175(2) में पढ़ा कि कोई संदेश भेज सकेगा। अनुच्छेद 176 है, तो अनुच्छेद 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 176(1) में लिखा है कि विधानसभा या विधान परिषद या समवेत रूप से दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकेगा, और अभिभाषण करने के लिए विशेष आह्वान का कारण भी बताएगा। देखिए 175 में कारण बताना जरूरी नहीं है कि क्यों बुलाया गया, लेकिन ये विशेष अभिभाषण से संबंधित है, और विशेष बातों के लिए पहले से कारण बताना जरूरी होता है। ये बात पॉइंट याद रखना, बहुत काम आएगी। 175(1) में है कि विधानसभा और विधान परिषद या समवेत रूप से अभिभाषण विधानमंडल को उसके आह्वान का कारण बताएगा। 176(2) में है कि सदन या प्रत्येक सदन द्वारा प्रक्रिया के नियमों के तहत अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों पर चर्चा करने के लिए समय नियत करने का उपबंध किया जाएगा। यानी विशेष विषयों पर चर्चा करनी है तो उसके लिए समय भी पहले से तय कर लिया जाएगा। ये अनुच्छेद 176(2) में है। अनुच्छेद 177 में है सदनों के बारे में मंत्रियों एवं महाधिवक्ता के अधिकार। तो मंत्रियों के क्या क्या अधिकार होते हैं, महाधिवक्ता के क्या क्या अधिकार है, सदनों के बारे में मंत्रियों एवं महाधिवक्ता के अधिकार अनुच्छेद 177 में है। तो अधिकारों में वो सब आ जाते हैं। कौन कौन से अधिकार है, मतलब वो 70 जो होते हैं ना, शून्यकाल, प्रश्नकाल, उसमें किस तरह के प्रश्नों का उन्हें जवाब देना है, उनके जवाब देने के लिए पहले परमिशन लेनी होती है, सूचना देनी होती है, सब तरह के इतने अधिकारी नहीं, इसके अलावा अन्य अधिकार भी। तो अनुच्छेद 177 में सदनों के बारे में मंत्रियों एवं महाधिवक्ता के अधिकार दिए हुए हैं। अनुच्छेद 178 में है विधानसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पद का उल्लेख। याद रखिए अनुच्छेद 178, अनुच्छेद 179, अनुच्छेद 180 और अनुच्छेद 181 है, ये विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष से संबंधित है। एक बार फिर से अनुच्छेद 178, अनुच्छेद 179, अनुच्छेद 180 और अनुच्छेद 181 विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के से संबंधित है। जबकि अनुच्छेद 182, अनुच्छेद 183, अनुच्छेद 184, अनुच्छेद 185 ये विधान परिषद के सभापति एवं उप सभापति से संबंधित हैं। तो चार तो ये अनुच्छेद 178, 179, 180, 181 ये चार अनुच्छेद तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष से संबंधित हैं। 182, 183, 184, 185 ये चार सभापति और उप सभापति से संबंधित है। यह याद रखने का आपका तरीका हो गया। अब देखते हैं अनुच्छेद 178। अनुच्छेद 178 में लिखा है विधानसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पद का उल्लेख मिलता है हमें। तो विधानसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पद का उल्लेख किसमें मिलता है, अनुच्छेद 178 में मिलता है। अनुच्छेद 179 तो अनुच्छेद 179 में अध्यक्ष का पद रिक्त होना
त्याग पत्र देना या हटाया जाना, इसका उल्लेख मिलता है। यानी विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, उनके द्वारा त्याग पत्र देना या उन्हें हटाया जाने का उल्लेख अनुच्छेद 179 में है। विधानसभा के सदस्यों द्वारा सामान्य बहुमत से हटाया कैसे जाता, हटाने की प्रक्रिया देखिए कि विधानसभा के सदस्यों द्वारा सामान्य बहुमत से प्रस्ताव पारित करके विधानसभा अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। देखिए सामान्य बहुमत से हटाया जा सकता है, इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है। विशेष बहुमत की आवश्यकता कहाँ होती है, हम देख चुके हैं कि विधान परिषद का सर्जन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है और संसद फिर साधारण बहुमत से कर देती है। तो देखिए अनुच्छेद 179 में कैसे हटाया जाए अध्यक्ष उपाध्यक्ष, इनको कैसे हटाया जाता है, तो देखिए इनको कैसे हटाया जाता है, सामान्य बहुमत से हटाया जाता है और विधानसभा के सदस्यों द्वारा ही हटाया जाता है। इसमें विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते, संसद का कोई भी सदन इसमें भाग नहीं लेता, इसमें विधानसभा के सदस्यों द्वारा ही सामान्य बहुमत से हटा दिया जाता है। इसी तरह विधान परिषद में भी विधान परिषद के सदस्यों द्वारा ही हटाया जाता है, न कोई संसद भाग लेती है न विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। तो अपने अपना लेनिया अपना अपना करनी, वही बात है। तो अब आगे देखते हैं अनुच्छेद 179 हमने देख लिया। अनुच्छेद 178 में विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पद का उल्लेख। अब देखिए पद ग्रहण कर लिया, याद करने का तरीका देखिए, पद ग्रहण कर लिया है, अब उनका स्थान रिक्त भी होगा, वो त्याग पत्र भी देंगे, उन्हें हटाया भी जाएगा। अनुच्छेद 179 में इसका उल्लेख है। अब देखिए अनुच्छेद 180, अनुच्छेद 180 अब देखिए पहले तो एक क्वेश्चन है अनुच्छेद 180 पढ़ने से पहले क्वेश्चन आ गया है और इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। निम्न में से किस किस के खिलाफ हटाने संबंधी प्रस्ताव लाए जा चुके हैं, निम्न में से किस किस के खिलाफ हटाने संबंधी प्रस्ताव लाए जा चुके हैं। तो मैं सीधा ही बता देता हूं आपको, इन चारों के ही खिलाफ हटाने संबंधी प्रस्ताव लाए जा चुके हैं। नरोत्तम लाल जोशी के खिलाफ हटाने संबंधी प्रस्ताव लाया जा चुका है। निरंजन लाल आचार्य के खिलाफ हटाने संबंधी प्रस्ताव लाया जा चुका है। गिरिराज प्रसाद तिवारी के खिलाफ हटाने संबंधी प्रस्ताव लाया जा चुका है और शांति लाल चपलोत के खिलाफ हटाने संबंधी प्रस्ताव लाया जा चुका है। तो किन किन के खिलाफ है हटाने संबंधी, किन किन अध्यक्ष के खिलाफ, अध्यक्ष की बात हो रही है, विधानसभा के अध्यक्ष के खिलाफ हटाए जाने संबंधी प्रस्ताव लाए जा चुके हैं। हालांकि किसी के भी खिलाफ वो किसी को भी हटाया नहीं जा सका, वो अलग बात है, लेकिन प्रस्ताव लाए जा चुके हैं। नरोत्तम लाल जोशी, निरंजन लाल आचार्य, देखिए कैसे याद करें, नरोत्तम में भी नर आ रहा है और निरंजन भी नर आ रहा है और गिरी में गिरी आ रहा है और शांति में शांति आ रहा है। तो देखिए नरोत्तम लाल जोशी, निरंजन लाल आचार्य, गिरिराज प्रसाद तिवारी, शांति लाल चपलोत, इनके खिलाफ प्रस्ताव आ चुके हटाने के। अब देखिए अनुच्छेद 180, अनुच्छेद 180 में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के कार्य करने की शक्ति, अध्यक्ष से तथा उपाध्यक्ष के कार्य करने की शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 180 में है। जबकि अनुच्छेद 180 में ये, जबकि अनुच्छेद 180(1) भी है। जी हाँ, अनुच्छेद 180(1) भी है और इसमें क्या लिखा है कि जब विधानसभा अध्यक्ष का पद रिक्त है तब उपाध्यक्ष, यदि उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त है तब विधानसभा का ऐसा सदस्य जिसे राज्यपाल इस पद हेतु नियुक्त करे उस पद के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। अनुच्छेद 180(1) में क्या है, अनुच्छेद 180(1) में है कि विधानसभा अध्यक्ष का पद रिक्त है और विधानसभा अध्यक्ष का पद रिक्त है तब उपाध्यक्ष वहां पे बैठ जाएगा। उपाध्यक्ष का पद रिक्त है तब वहां पे विधानसभा का ऐसा सदस्य बैठ जाएगा जिसे राज्यपाल इस पद हेतु नियुक्त करे। 180(1) में दिया हुआ है। अनुच्छेद 181, तो अनुच्छेद 181 में देखिए हटाना संबंधी प्रस्ताव है और इसमें भी दो हैं। अनुच्छेद 181(1), जब अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न रहना, यानी जब अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का विचार चल रहा हो तब वो अपने पद का
अपने पद को ग्रहण नहीं करेंगे, अपने पद पर जाकर नहीं बैठेंगे। यह अनुच्छेद 181 एक में है। अनुच्छेद 181 दो में ये लिखा है कि उनको जब हटाने का प्रावधान चल रहा हो, विचार चल रहा हो, तब वो विधानसभा में बोल सकते हैं, यानी अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं वो विधानसभा में बोल भी सकते हैं, विधानसभा की कार्यवाही में भाग भी ले सकते हैं, यहाँ तक कि उन्हें मत देने का अधिकार भी है। मत देने का अधिकार नहीं है, सॉरी, मत देने का अधिकार नहीं है, बोलने का अधिकार है, भाग लेने का अधिकार है, मत देने का अधिकार नहीं है। यहाँ पे भूल से लिखा गया, मत देने का अधिकार नहीं है। विधानसभा में बोल सकते हैं, कार्रवाई में भाग भी ले सकते हैं, लेकिन मत नहीं दे सकते, क्योंकि उन्हें विचार है, उन्हें हटाने का विचार चल रहा है। अगर वो खुद का ही मत देंगे तो फिर वो पॉजिटिव में आ जाएंगे, हो सकता है वो एक मान ले एक वोट से हटाया जाने ही वाला हो और खुद का मत दे दिया तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना, तो मत देने का अधिकार नहीं है। तो अनुच्छेद 181 आप समझ गए होंगे। जब अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का विचार चल रहा हो तब वो अपने पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। 181 दो में लिखा है कि उन्हें बोलने का अधिकार है, कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं होगा। तो 181 दो में ये लिखा है। अब देखिए अनुच्छेद 182। अब देखिए 178, 179, 180, 181 ये चार विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष से संबंधित है, जो कि मैं ये आपको बता ही चुका हूं। एक 178 मैं फिर से दोहरा देता हूं। अनुच्छेद 178 है, उसमें वो 178 विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष होंगे। अनुच्छेद 179 है उनका पद रिक्त होने के बारे में। अनुच्छेद 180 है उनकी शक्तियों के बारे में। और अनुच्छेद 181 है जब उनको हटाने का विचार चल रहा हो तो वो पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। और 181 दो में है कि वो बोलने का अधिकार, कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं है, मत देने का अधिकार नहीं है। अब 182, 183, 184 और 185 ये सभापति उपसभापति से संबंधित है। और याद करने का तरीका ये है कि सेम टू सेम जो प्रोसेस अध्यक्ष उपाध्यक्ष की है लगातार, अनुच्छेद जैसे 178 में क्या था, 179 में क्या था, 180 में क्या था, 181 में क्या था, वही सेम टू सेम सभापति उपसभापति में है कि 182 में भी वही है जो 178 में था, 183 में भी वही है जो 179 में था, 184 में भी वही है जो 180 में था, और 185 में भी वही है जो 181 में था। वही है सेम टू सेम, आपको घबराहट की कोई बात नहीं है। यहाँ पे 182 देखिए, विधान परिषद के सभापति उपसभापति के पद का उल्लेख है। और आपको तो पता ही है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा विधान सभा की अवधि 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दी गई। तो 44वें विधानसभा 1958 द्वारा पुनः 5 वर्ष कर दी गई। तो विधानसभा की वो नोट है वो यहाँ पे लिख दिया भूल से, चलो वो हम पढ़ ही चुके पीछे। तो अनुच्छेद 182 में है विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति के पद का उल्लेख है। अनुच्छेद 183 में वही बात है, सभापति उपसभापति का त्याग पत्र या हटाया जाना। और हटाना कैसे, विधान परिषद साधारण बहुमत से, वही बात है जैसे विधानसभा के सदस्यों द्वारा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को साधारण बहुमत से हटाया जाता है, उसी प्रकार विधान परिषद में भी विधान परिषद के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से हटा दिया जाता है। यानी विधानसभा में विधानसभा के सदस्य हटाएंगे और विधान परिषद में विधान परिषद के सदस्य हटाएंगे। बाकी एक दूसरे में हटाने के मामले में दखल अंदाजी नहीं करेंगे और नहीं ये मामला संसद तक जाएगा। बस इतनी बात, अपना अपना लेनिया, अपना अपना काम। देखिए अब देखिए सूचना दी जाती है 14 दिन पूर्व, हटाने से पहले सूचना देनी होती है ना, हटाने से पहले सूचना देनी होती है 14 दिन पूर्व है। उसी प्रकार अध्यक्ष उपाध्यक्ष को वहां पर भी इस विधानसभा में भी सूचना देनी होती है 14 दिन पूर्व है, और विधान परिषद में भी सूचना देनी होती है 14 दिन पूर्व। तो सभापति उपसभापति का त्याग हटाना 183। अब ये अनुच्छेद 332 आ गया है बीच में, हालांकि हम
पहले हम 184 पढ़ेंगे, वरना तो हम कर्म भटक जाएंगे, याद करने में हमें तकलीफ होगी। तो 184 एक देखिए, 184 में वही है पद रिक्त, है ना, पद रिक्त। और तो फिर उपसभापति बैठेगा, उपसभा का पद रिक्त हो तो फिर विधान परिषद का ऐसा सदस्य जिसको राज्यपाल इस पद हेतु नियुक्त करे। सेम टू सेम वही प्रोसेस है, देखिए सेम वही प्रोसेस है। देखिए हटाने के संबंध में वही प्रोसेस है, साधारण बहुमत है। यहाँ पे 184 वाला वही विधानसभा वाला प्रोसेस है, सूचना देने वाला भी वही प्रोसेस है, सेम टू सेम वही प्रोसेस है। सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सेम टू सेम वही प्रोसेस है। तो फिर दिक्कत कहाँ है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। ये अनुच्छेद 332 बीच में आ गया है, घुस गया है, तो देखिए इन्हें भी याद कर लेते हैं। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को राज्य की जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित होंगे, यानी जितनी राज्य की जनसंख्या होगी उसी के अनुसार उनको स्थान दिया जाएगा। यानी 10 लाख की जनसंख्या पर एक चुना जाता है। पहले भी यही था, उस समय 1935 के अधिनियम के तहत उस समय भी यही था जब विधान सभा बनी थी, 10 लाख पर एक। और अभी भी वही प्रोसेस है, 10 लाख पर एक, यानी वो पहला वाला प्रोसेस अभी भी वही चल रहा है, यानी घिसा पीटा, इनको चेंज करना चाहिए, है ना। आप देखिए अनुच्छेद 184 एक हमने देख लिया, पद रिक्त होना, सभापति नहीं है तो उपसभापति बैठेगा, उपसभापति नहीं है तो राज्यपाल बैठाएगा किसी को तो। ये थोड़ा धुंधला रह गया है, धुंधला है ये, थोड़ा मैं इसको साफ करता हूँ उनको। तो कहाँ तक 184 तक आ गए थे। अब देखिए 184(2) 184(2) में लिखा है कि विधान परिषद की किसी बैठक में सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति, उपसभा की अनुपस्थिति में ऐसा व्यक्ति जो विधान परिषद की प्रक्रिया के नियमों द्वारा अवधारित किया जाए सभापति के रूप में कार्य करेगा। वहां पे क्या था कि विधान परिषद की किसी बैठक में, देखते हैं, एक 184(2) में देखिए कि विधान परिषद की किसी बैठक में सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति, उपसभा की अनुपस्थिति में ऐसा व्यक्ति जो विधान परिषद की प्रक्रिया के नियमों द्वारा अवधारित किया जाए सभापति के रूप में कार्य करेगा। 184(1) में क्या था, वहां पे राज्यपाल था और यहाँ पे विधानसभा परिषद की प्रक्रिया के नियम के द्वारा सभापति चुना जाएगा। तो ये बस इतना ही अंतर है, बस इतना ही अंतर है। 184(1) में राज्यपाल आ जाता है और 184(2) में ये आ जाता है। होता क्यों ऐसा? क्योंकि राज्यपाल कभी कभार बीमार हो जाता है, कभी बाहर चला जाता है, तब ऐसा फिर विधानसभा की प्रक्रिया के नियम है वो काम में ले लिए जाते हैं, ठीक है। तो विधान परिषद की किसी बैठक में सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति और उपसभा की अनुपस्थिति में ऐसा व्यक्ति जो विधान परिषद की प्रक्रिया के नियमों द्वारा अवधारित किया जाए सभापति के रूप में कार्य करेगा। अब वो करवा क्या देते हैं, कर यह देते हैं कि मान लीजिए 184(2) में राज्यपाल नाम नहीं दिया तो वो ऐसा कर देते हैं कि राज्यपाल द्वारा अवधारित कोई वरिष्ठ व्यक्ति। तो ऐसा नहीं होता, कोई वरिष्ठ इसमें नहीं चलता है, तो इस तरह की गलती करवाएंगे बस। तो अब देखते हैं 185। अब 185 में जैसा कि मैंने कहा था 182, 183, 184, 185 ये सभापति उपसभापति से संबंधित होंगे। सेम टू सेम वही तो है, सेम टू सेम वही है जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष है, और सेम टू सेम वही है जो सभापति उपसभापति है। तो फिर कैसा जोर आ रहा है आपको?
तो विधान परिषद की किसी बैठक में जब सभापति एवं उप सभापति को पद से हटाने का कोई शक्ल विचाराधीन हो तो उनका पीठासीन अधिकारी नहीं रहना। 185(1) में यही बात है। और वही बात है सेम टू सेम जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में था कि जब सभापति पद से हटाने का विचार हो 185(2) के अंतर्गत है तब मुझे बोलने का अधिकार, भाग लेने का अधिकार, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है। इसमें दोनों में दे दिया मत देने का अधिकार, उसमें मत देने का अधिकार, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है, याद रखना। विधान, अब देखिए दोनों का काम हो गया। अध्यक्ष का काम सल्टा दिया, हटाना, उसकी जगह किसी दूसरे को बिठाना, उसकी शक्तियां वगैरह जो भी कुछ भी है फैलाना टिकना वह हो गया अध्यक्ष और सभापति दोनों के बारे में। 178 से लेकर 181 तक 4 विधानसभा को दे दिए, 182 से 185 तक 4 अनुच्छेद विधान परिषद को दे दिए और दोनों को दे दिए। अब दोनों को 4-4 दे दिए तो 186 नंबर क्या कहेगा? 186 नंबर कहेगा कि विधानसभा के भी काम निपट गया, अध्यक्ष उपाध्यक्ष निपट गया और विधान परिषद का भी सभापति उप सभापति निपट गया। तो अब आप ऐसा करो 186 में इन दोनों को विधानसभा और विधान परिषद के ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति उप सभापति हैं, इनको वेतन भत्ते दे दो भाई और छुट्टी करो, बस सब जान छुटाओ। अब अनुच्छेद 186 कंप्लीट करो। तो यानी ये विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की डिटेल है वो आप कंप्लीट करो, जाने दो, बहुत पढ़ ले इनके बारे में। अब इनको वेतन और भत्ते दो। तो अनुच्छेद 186 में विधानसभा एवं विधान परिषद के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष तथा सभापति उप सभापति को वेतन भत्तों का उल्लेख अनुच्छेद 186 में है। अनुच्छेद 187 में क्या है? अब देखो छुट्टी हो गई दोनों की। अब अनुच्छेद 187 में क्या है? विधानमंडल के सचिवालय का उल्लेख है। अनुच्छेद 187 में विधानमंडल के सचिवालय का उल्लेख है। अब देखिए कैसे याद करें, देखो अनुच्छेद 187 में 7 आ रहा है, 7 यानी सत, 7 यानी सत, सत का मतलब सत्य, और सचिवालय में भी तो सच आ रहा है, सच का मतलब भी सत्य होता है, 7 का मतलब सत, 7 सत, 7 सत, और सचिवालय में भी सच, तो ऐसे याद लेना। अनुच्छेद 188, अनुच्छेद 188 में है विधानमंडल के सदस्यों की शपथ। अब देखो अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति उप सभापति निर्दलीय अब सदस्य ही आएंगे और कौन आएगा? तो अनुच्छेद 188 में लिखा है कि विधानमंडल के सदस्यों की शपथ, और विधानमंडल के सदस्यों की शपथ का उल्लेख है वो 3री अनुसूची में मिलता है, याद रखना। विधानमंडल के सदस्यों की शपथ, और विधानमंडल में आपको पता है विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही आ जाते हैं। कई बार एग्जामिनर ऐसा कर देता है कि पूछ लेता है, बच्चे रट के चले जाते हैं कि विधानमंडल के सदस्यों की शपथ, और एग्जामिनर पूछ लेता है कि विधान परिषद के सदस्यों की शपथ का उल्लेख बताइए किस अनुच्छेद में। अरे जब विधानमंडल में दोनों आ गए हैं तो विधान परिषद की पूछे या विधानसभा की पूछे या मिलाकर विधानमंडल की पूछे, विधानमंडल के सदस्यों की शपथ पूछे, बात तो एक ही है। तो अनुच्छेद 188 आएगा। तो विधानमंडल के सदस्यों की शपथ है वो शपथ का प्रारूप अनुच्छेद प्रारूप 3री अनुसूची में है। चाहे ब्रदर सिस्टर कह दो या सिस्टर ब्रदर कह दो या सिबलिंग्स कह दो, सिबलिंग्स का मतलब भी भाई बहन ही होता है, कैसे भी कह दो, बस तरीका घुमाकर कैसे पूछ सकता है। विधानसभा का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष में प्लस प्रोटेम स्पीकर रह चुका है। देखिए ये क्वेश्चन है कि विधानसभा का कौन सा व्यक्ति है, विधानसभा का कौन सा व्यक्ति है जो अध्यक्ष भी रह चुका है, विधानसभा का अध्यक्ष भी रह चुका है, विधानसभा का उपाध्यक्ष भी रह चुका है और प्रोटेम स्पीकर भी रह चुका है। कौन है वो? कौन है वो? पूनम चंद बिश्नोई है। विधानसभा का अध्यक्ष भी रह चुका है, विधानसभा का उपाध्यक्ष भी रह चुका है, विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर भी रह चुका है। कौन है वो? कौन है वो? पूनम चंद बिश्नोई है। अब देखिए प्रोटेम स्पीकर वो कौन है? वो कौन है जो विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर भी रह चुका है, जो विधानसभा का प्रतिपक्ष का नेता भी रह चुका है, जो विधानसभा का सीएम भी रह चुका है। देखिए 3 बार प्रतिपक्ष का नेता रह चुका है, ये वीरभद्र सिंह शेखावत।
तो विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर भी रह चुका है, विधानसभा का प्रतिपक्ष का नेता भी रह चुका है, जो मुख्यमंत्री भी रह चुका है, जो उपराष्ट्रपति भी रह चुका है, वो है भैरों सिंह शेखावत। और भैरों सिंह शेखावत है वो 2 बार मुख्यमंत्री रह चुका है। दोनों काल में ही भैरों सिंह शेखावत के समय राष्ट्रपति शासन लगा था 1980 और 1992 के तहत। अनुच्छेद 189। अनुच्छेद 189 में विधानसभा विधान परिषद के अध्यक्ष एवं सभापति का विधेयक पर निर्णायक मत। जब किसी विधेयक पर मत चल रहे हो, यानी मत तो सदस्य देंगे, और जब सदस्यों के मत मान लीजिए कंप्लीट हो जाते हैं, जब निर्णायक मत देने की जरूरत पड़े विधानसभा में या विधान परिषद में, तब सभापति अध्यक्ष यही देंगे विधेयक पर निर्णायक मत। तो अनुच्छेद 189(1) में है विधानसभा विधान परिषद अध्यक्ष सभापति का विधेयक पर निर्णायक मत। अनुच्छेद 189(2) में है विधानमंडल के किसी सदन की सदस्यता में कोई रिक्ति होने पर भी उस सदन को कार्य करने की शक्ति होगी। यानी विधानमंडल के आपको पता है 2 सदन होते हैं, और कोई भी सदन है वो उसकी सदस्यता में कोई रिक्ति आ जाती है तो भी वो सदन कार्य करेगा। अनुच्छेद 189 में इसका अनुच्छेद 189(2) में इसका उल्लेख है। यानी सदस्यता में रिक्ति होने पर भी सदन की कार्रवाई चलाना 189(2), ऐसे याद हो जाएगा। अब देखिए अनुच्छेद 189(3), देखिए 189(1) पढ़ा जिसमें सभापति उप सभापति अध्यक्ष, मतलब जिसमें अध्यक्ष और सभापति का निर्णायक मत। अनुच्छेद 189(2) में सदस्यता रिक्त है तो भी कार्रवाई चलेगी। और अनुच्छेद 183(3) में है गणपूर्ति होनी जरूरी है। सदस्य रिक्त है तो ठीक है, चल जाएगी कार्रवाई 189(2) में, लेकिन 183(3) में कह रहा है फिर, क्योंकि 189 के बाद 183(3) इसलिए लाना जरूरी था कि मान लीजिए वो कह रहा है 189(2) में कह रहा है कि सदस्य की रिक्ति होगी तो कार्रवाई चल जाएगी। अब मान लीजिए सदस्य की नियुक्त रिक्ति बहुत ज्यादा हो गई तो कहीं इसका फायदा ये कहीं ये ना समझ ले कि चलो सदस्य की रिक्ति तो दे रखा है, सदन की कार्रवाई चलेगी, तो ज्यादा होगी तो इसलिए 183(3) भी जोड़ दिया आगे कि कोरम की गणपूर्ति कम से कम 10% तो रहनी ही चाहिए। यानी विधानमंडल के अधिवेशन के लिए आवश्यक गणपूर्ति ये दे रखा है कि विधानमंडल के अधिवेशन के लिए आवश्यक गणपूर्ति भी जरूरी है। मान लीजिए 200 सदस्य का 1/10 कितना होता है 20 सदस्य, यानी कम से कम 20 सदस्य तो होनी चाहिए तभी तो कार्रवाई जारी रहेगी। 189(3) में है गणपूर्ति। 184(4) में है विधानसभा विधान परिषद के अध्यक्ष सभापति अधिवेशन में गणपूर्ति नहीं होने पर स्थगित कर देना सदन को। 189(3) में कह रहा है कि गणपूर्ति होनी चाहिए, और 189(4) में कह रहा है कि गणपूर्ति नहीं हो तो सदन को स्थगित कर देना। सच में मैं ये कहूँगा कि बहुत ही क्या बेकार बनाया है, क्या बेकार अनुच्छेद बनाई। 183 में ही कह देता है 189(3) में ही कह देता है 189(4) की बात है। तो ऐसे अनुच्छेद बढ़ा रखे हैं, फालतू में इतना बड़ा बना रखा है संविधान, है ना। सच में अंग्रेज सही कहते थे यार, ये इनको नहीं बनाना था संविधान। आगे देखिए अनुच्छेद 187 विधानमंडल के सचिवालय का उल्लेख, ये पढ़ चुके हैं क्या? एक सौ नब्बे कहाँ है?
वो 190 धुंधला हो चुका है। अनुच्छेद 190(1) में लिखा है कोई व्यक्ति एक ही सदन का सदस्य हो सकता है, दोनों सदनों का नहीं। अनुच्छेद 190(1) में लिखा है कि कोई व्यक्ति एक ही सदन का सदस्य हो सकता है, दोनों सदस्यों का नहीं। ऐसा नहीं कि वही व्यक्ति विधानसभा में बैठ गया, वही व्यक्ति विधान परिषद में बैठ गया, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा है कि वो दोनों सदनों का सदस्य है तो 10 दिन के अंदर उसे किसी एक सदन की सदस्यता त्यागनी होगी। वो किसकी त्यागेगा? वो उसकी मर्जी है, वो उसकी इच्छा है, वो अपनी मर्जी से किसी भी त्याग सकता है। वो चाहता मैं विधान परिषद में बैठूंगा तो विधान परिषद में बैठ जा भाई, वो चाहता है कि विधानसभा में बैठूंगा तो विधानसभा में बैठ जा भाई, लेकिन तू दोनों में नहीं बैठ सकता। किसी एक ही सदन में तू बैठ सकता है, दो सदनों में नहीं बैठ सकता। ये अनुच्छेद 190(1) में लिखा है। और अगर बैठ गया दोनों सदनों में तो 10 दिन के अंदर तुझे सदस्यता एक ही तो त्यागनी पड़ेगी, यानी 10 दिन के अंदर। तो 190(1) में ये लिखा है। 190(2) में लिखा है कि कोई व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। उसमें तो लिखा था 190(1) में कि वो 2 सदनों का सदस्य नहीं हो सकता, विधान परिषद और विधानसभा। इसमें लिखा है कि वह 2 विधानमंडल मतलब 2 विधानसभा में नहीं बैठ सकता, मतलब एक विधानसभा में जाके बैठ गया हरियाणा वाली में और एक में बैठ गया राजस्थान वाली में, दो में ऐसे नहीं बैठ सकता। 190(2) में ये लिखा है। 190(3) में लिखा है कि विधानमंडल का सदस्य अपना त्याग पत्र, यानी मतलब दोनों सदनों का लिखा है कि दोनों सदनों का सदस्य जो अपने त्याग पत्र हैं, यानी विधानसभा के सदस्य त्याग पत्र अध्यक्ष को देंगे, विधान परिषद के त्याग पत्र सदस्य त्याग पत्र सभापति उपसभापति उनको देंगे, मतलब त्याग पत्र देंगे, है ना। तो 190(3) में है सदस्यों के त्याग पत्र। विधानमंडल के सदस्यों के त्याग पत्र का उल्लेख 190(3) में है। 190(4) में क्या है कि 190(4) में यदि किसी सदन का सदस्य 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है, सदन में आता ही नहीं है, आलसी हो रखा है, सदन में आ ही नहीं रहा है, यानी चाहे वो विधानसभा का सदस्य हो या विधान परिषद का सदस्य हो, 60 दिन तक आ ही नहीं रहा है तो उसे हटा दिया जाएगा 190(4) के तहत। 191 में विधानमंडल के सदस्यों के लिए योग्यताएं। विधानमंडल के सदस्यों की क्या क्या योग्यताएं हैं? 191 में दे रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट। 191 में दे रखा है ये। 191 2 पढ़िए, इंपॉर्टेंट। 191 एक इंपॉर्टेंट नहीं है, 191 2 पढ़िए। और क्यों इंपॉर्टेंट है देखिए, किसी व्यक्ति को विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा यदि वह 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य है। और 10वीं अनुसूची आती है दल बदल के साथ आती है, यानी विधानसभा में विधानसभा का अध्यक्ष है और विधान परिषद में सभापति है, वो दल बदल के आधार पर सदस्यों को अयोग्य घोषित कर सकता है। लेकिन चुनाव के बाद हो तो फिर वो राज्यपाल करेगा, राज्य निर्वाचन अधिकारी से, और केंद्र में राष्ट्रपति करेगा, केंद्रीय निर्वाचन अधिकारी से पूछकर, तो ये चलेगा। अनुच्छेद 191 है वो सदस्यों की योग्यता से संबंधित है और 191(2) भी सदस्य की योग्यता से ही संबंधित है। बस वो 10वीं अनुसूची का उल्लेख इसमें आ जाता है 191(2) में, तो ये बात आप याद रखिए। आप देखिए 192(2), वो 191 था दल बदल के आधार पर अध्यक्ष है या सभापति है वो हटा सकता है, उनको अयोग्य घोषित कर सकता है, वो दल बदल के आधार पर था 191। लेकिन 192 राज्यपाल वाला, वो निर्वाचन वाला। तो देखिए 192 ये कहता है यदि यह प्रश्न उठता है कि राज्य विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य अयोग्यता से ग्रसित है या नहीं, इसका अंतिम निश्चय राज्यपाल करेगा। 192(2) में लिखा है ऐसे किसी प्रश्न पर निर्णय देने से पहले राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय लेगा, राज्य निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा। यानी ये राज्यपाल की सविवेकीय शक्ति नहीं है, क्योंकि वो राज्य निर्वाचन आयोग की राय लेनी ही पड़ेगी।
तो ये चुनाव से संबंधित है। चुनाव से संबंधित अगर सदस्य अयोग्य घोषित हो जाता है, मतलब चुनाव है किसी भ्रष्ट आचरण से किया गया है, लेकिन मान लीजिए किसी ने कोई अपराध किया फिर भी उसका फॉर्म भर दिया गया, वो चुनाव लड़ रहा है, तो फिर उसे अयोग्य घोषित वो राज्यपाल कर देगा। यह उसकी कोई कैपेसिटी नहीं है, उसको कोई अनुभव ही नहीं है, वो चुनाव लड़ने चल पड़ा तो उसको लगे कि कोई उसकी कैपेसिटी नहीं है, राज्यपाल को शक हो जा रहा है, गड़बड़ कर रहा है, इसकी तो योग्यता ही नहीं, तो भी वो निर्वाचन आयोग से राय लेगा और उसको हटा देगा। यानी इसके लिए कार्रवाई तो होगी, कार्रवाई उसकी योग्यता वगैरह तय करेंगे, पर्सन पूछेंगे कैसे करेंगे वो उन्हें वे जाने। अनुच्छेद 193, यदि कोई सदस्य बिना शपथ लिए विधानमंडल की बैठक में भाग लेता है तो सजा का प्रावधान है। वो सजा क्या मिलेगी? 500 रुपये जुर्माना लगेगा दिन का, ये सजा मिलेगी। 194, विधानमंडल के सदस्यों के विशेष अधिकार। अनुच्छेद 194 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। 194 विधानमंडल के सदस्यों के विशेष अधिकार, यानी इसमें विशेष अधिकार है। पहले हमने पढ़े थे योग्यता पढ़ी थी वगैरह, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 194 में सदस्यों के विशेष अधिकार। 194 2 में लिखा है कि राज्य के विधानमंडल में विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दी गई किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मतलब कुछ भी बकवास करे विधानमंडल के अंदर, उसकी कार्रवाई उच्च न्यायालय नहीं करेगा। 194 3 में लिखा है कि सदन शुरू होने से 40 दिन पूर्व और सदन शुरू होने के बाद 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, यानी 40 दिन तक और 40 दिन तक वे, यानी 80 दिन तक सदस्यों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, चाहे उन्होंने कोई गाली दे दी हो माँ बहन की, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। हाँ, मर्डर करे तो गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन याद रखें मान लीजिए किसी सदस्य ने मर्डर कर दिया और पुलिस बोली ये पकड़ लो इसको, नहीं पकड़ सकते तो फिर कैसे? तो उसके लिए विधानसभा में अध्यक्ष की अनुमति लेनी होगी और विधान परिषद में सभापति की अनुमति लेनी होगी, तो ही गिरफ्तार किया जा सकता है। अब देखिए अनुच्छेद 195 194 खास नहीं है, तो 195 पढ़ते हैं। और 195 विधानमंडल के सदस्यों के वेतन भत्ते। 195 में क्या है? अनुच्छेद 195 में विधानमंडल सदन के वेतन भत्ते हैं। इतना साफ दिखाई नहीं दे रहा था, यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। तो अभी हमने देखा 191 में था दल बदल के आधार पर सदस्य अयोग्य घोषित करना सभापति और अध्यक्ष द्वारा, इनके द्वारा। 192 में राज्यपाल द्वारा इनको निर्वाचन चुनाव के आधार पर अयोग्य घोषित करना, ये इसमें था। 193 में था कि यदि कोई सदस्य शपथ नहीं लेता तो 500 रुपये जुर्माना लगेगा। और 194 में विधानमंडल के सदस्यों के विशेष अधिकार हैं और 195 में विधानमंडल के सदस्यों के वेतन भत्ते हैं। अब देखते हैं 194 आ गया। अब हम देखते हैं 197। अनुच्छेद 196 खास नहीं है तो वह हम छोड़ देते हैं, लगातार हम नहीं पढ़ देंगे। जो एग्जाम की दृष्टि से खास नहीं है, जिन पे प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, वो हम नहीं पढ़ेंगे। अनुच्छेद 197 इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 197 कहता है, अनुच्छेद 197 एक साधारण विधेयक राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। हालांकि रखा पहले विधानसभा में ही जाता है, ये देखा जाता है अक्सर कि रखा विधानसभा में ही जाता है, लेकिन लिख रखा है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रखा है कि आप किसी भी सदन में रख देना। तो साधारण विधेयक राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। यह अनुच्छेद 197 में 197(1) में लिखा हुआ है कि साधारण विधेयक राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। अनुच्छेद 197(2) यदि विधान सभा संशोधन सहित या संशोधन रहित इसी विधेयक को पुनः पारित करके दोबारा विधानसभा में विधान परिषद में भेजती है तो विधान परिषद इसे 1 माह के लिए रोक सकती है। इसके बाद विधेयक विधान परिषद द्वारा पारित मान लिया जाएगा, समझ लिया जाएगा।
197(2) में क्या लिखा है देखिए, 197(2) में लिखा है कि विधानसभा ने कोई विधेयक वो संशोधन सहित विधान परिषद को भेज दिया और विधान परिषद अगर 1 माह के लिए रोक सकते हैं, विधान परिषद केवल 1 माह के लिए रोक सकती है। अगर 1 माह से ज़्यादा रोक लिया ना तो वो न राज्यपाल के पास जाने वाला, न राष्ट्रपति के पास जाने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, वो समझ लिया जाएगा कि वो पारित हो गया। अनुच्छेद 198(1) धन विधेयक। अब देखिए अनुच्छेद 197 है साधारण विधेयक से संबंधित, अनुच्छेद 198 है धन विधेयक से संबंधित। तो साधारण विधेयक पहले आएगा, धन विधेयक बाद में आएगा। तो अनुच्छेद 197 साधारण विधेयक से संबंधित, अनुच्छेद 198 है धन विधेयक से संबंधित। अनुच्छेद 198(1) कहता है कि धन विधेयक राज्यपाल के पूर्वानुमति से ही विधानसभा में रखा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अनुच्छेद 198(2) विधान परिषद धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है, उसके बाद स्वतः पारित मान लिया जाएगा। धन विधेयक हमेशा सर्वप्रथम विधानसभा में ही रखा जाता है, याद रखना। धन विधेयक हमेशा सर्वप्रथम विधानसभा में ही रखा जाता है, लेकिन साधारण विधेयक है वो किसी भी सदन में पहले बार रखा जा सकता है। हालांकि रखा जाता विधानसभा में ही है ना, यही रीत होती आ रही है, लेकिन रखा किसी भी जा सकता है। लेकिन धन विधेयक हमेशा अनुच्छेद 198(1) के तहत धन विधेयक हमेशा विधानसभा में रखा जाएगा। अनुच्छेद 198(2) कहता है, अनुच्छेद 198(2) कहता है कि विधान परिषद धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है, उसके बाद स्वतः पारित मान लिया जाएगा। तो ऊपर वाले में कह रहा था कि विधानसभा साधारण विधेयक को पारित करके विधान परिषद के पास भेजती है और विधान परिषद 1 माह के अंदर 1 माह तक उसे रोक सकती है, उसके बाद स्वतः पारित हो जाएगा साधारण विधेयक। इसी प्रकार धन विधेयक 14 दिन तक रोक सकती है, उसके बाद स्वतः ही पारित मान लिया जाएगा। यानी साधारण विधेयक को चाहे धन विधेयक को चलती नहीं है, विधान परिषद की तो करेगी, चलती नहीं है। यही रीजन है कि जब चलती ही नहीं है, यही तो रीजन है कि जब चलती ही नहीं है तो कोई राज्य ये कह देता है कि विधान परिषद समाप्त कर दो भाई, किसी काम का तो है नहीं। अब देखिए अनुच्छेद 199, अनुच्छेद 199 हम देखते हैं, 198 देख लिया, 199 देखते हैं धन विधेयक की परिभाषा है। अनुच्छेद 199 में धन विधेयक की परिभाषा है, जबकि 198 में धन विधेयक की प्रक्रिया है। तो धन विधेयक की प्रक्रिया ही तो है ये, रखा जाना, एक सदन में रखा जाना, दूसरे सदन में रखा जाना, पारित होना वगैरह वगैरह, ये प्रक्रिया है। तो धन विधेयक की प्रक्रिया 198 में और धन विधेयक की परिभाषा 199 में। अनुच्छेद 200 राज्यपाल की कानून बनाने की शक्ति, यह कहूँ कि राज्यपाल की वीटो शक्ति भी अनुच्छेद 200 में आती है। राज्यपाल के कानून बनाने की शक्तियाँ हैं, राज्यपाल की वीटो शक्तियाँ हैं, जो शक्तियों के जो प्रकार हैं वो अनुच्छेद 200 में है। अनुच्छेद 201 कहता है, ये पिछले बार सेकंड ग्रेड में आया था, तो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों में कमी करने वाला है, लगे ऐसा, जो किसी विशेष मतलब विधान सभा संसद की शक्तियों में कमी करने वाला लगे या कोई विशेष लगे तो वैसे रख देता है राष्ट्रपति के लिए आरक्षित। 201 में ये उल्लेख है। अब देखते हैं अनुच्छेद 202। अनुच्छेद 202 भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें लिखा है वार्षिक वित्तीय विवरण। तो वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख इसमें अनुच्छेद 202 में है, बस यही पूछा जाता है और कुछ। बाकी कथन वाले में ये पूछ लेते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण इसकी सलाह पर रखा जाता है, इसके द्वारा रखा जाता है, इसका रखा जाता है, बस वही दे देते हैं किसा बेटा। और हमें लगता है कि क्वेश्चन बहुत हार्ड है, हार्ड नहीं आता है, समझ पर आधारित है। अनुच्छेद 202 वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। अनुच्छेद 203 राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय पर केवल चर्चा की जा सकती है, मतदान नहीं। प्राक्कलन यदि अन्य व्यय से संबंधित है तो वह विधानमंडल के समक्ष अनुदानों की मांग के रूप में रखे जाएंगे, ये अनुच्छेद 203 में लिखा है। अनुदान की मांग राज्यपाल की सिफारिश पर ही रखी जाएगी,
ये लिखा है इतना बड़ा 203 में। तो देखिए 203 भी इंपॉर्टेंट है। राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय पर केवल चर्चा की जा सकती है, मतदान नहीं किया जा सकता। यानी राज्य की संचित निधि से धन निकाला गया है, राज्य की संचित निधि से धन निकालकर उसका खर्च किया गया है, उसको खर्च किया गया है, तो उस पर चर्चा की जा सकती है कि ऐसे ऐसे खर्च हुआ, ऐसे ऐसे खर्च हुआ, ऐसे ऐसे खर्च हुआ। देखते हैं ना, तो ऐसे विधानसभा में देखते हैं ना कि ऐसे ऐसे खर्च हुआ, आपने ऐसे ऐसे खर्च किया, इस कार्य के लिए खर्च किया, इतना खर्च किया। वो चर्चा ही हो सकती है, लेकिन मतदान नहीं हो सकता। और मतदान करना भी नहीं चाहते कोई, हो भी नहीं सकता, और होने भी वाला भी हो तो भी वो करेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है कि हम भी खर्च करते हैं, तुम भी खर्च करते हो, मतदान क्यों करना। प्राक्कलन यदि अन्य व्यय से संबंधित है, यानी संचित निधि को छोड़कर प्राक्कलन यदि अन्य व्यय से संबंधित है तो वह विधानमंडल के समक्ष अनुदानों की मांग के रूप में रखे जाएंगे। यानी भारित व्यय के अलावा, संचित निधि पर भारित व्यय के अलावा अनुदान अगर किसी अन्य से संबंधित है, तो मान लीजिए वो अनुदान है, मान लीजिए वो अनुदान के रूप में है, तो अन्य से संबंधित है, वो अनुदान के रूप में रखे जाएंगे, है ना। और अनुदान की मांग है वो राज्यपाल की सिफारिश पर ही रखी जाती है। ये अनुच्छेद 203 में उल्लेख है, इसका याद रखना। लेकिन संचित निधि पर भारित व्यय अनुदान के रूप में नहीं रखे जाएंगे। संचित निधि पर भारित व्यय के अलावा अन्य कोई व्यय हो तो वो अनुदान की मांग पर रखे जाएंगे। बस यही सत्य असत्य है, पूछ लेता है। अब देखिए अनुच्छेद 207, अब देखिए अनुच्छेद 203 से 207 में आ गए, क्योंकि बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। अनुच्छेद 207 देखिए वित्त विधेयकों के संबंध में विशेष उपबंध, वित्त विधेयक के संबंध में विशेष उपबंध 207 में है। 210 में है विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा, और अनुच्छेद 212 में है न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्यवाही की जांच नहीं किया जाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 212 बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 212 में लिखा है कि न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्यवाही की जांच नहीं किए जाना। अनुच्छेद 212(1) में है न्यायपालिका में विधानमंडल की किसी कार्रवाई की विधि, मान्यता को प्रक्रिया के किसी अभिगतित अनियमितता के आधार पर प्रश्नागत नहीं किया जाएगा। मैं बता देता हूँ, साधारण भाषा में ये लिखा है 212(1) में कि कोई भी विधानमंडल में कार्यवाही चल रही हो तो उस विधानमंडल की कार्यवाही के बारे में कोई प्रश्न है वो न्यायालय में नहीं उठाया जाएगा। बस यही कहना चाह रहा है, और कुछ नहीं। आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 212(1) देख लिया, अब देखते हैं 212(2). तो देखिए कार्रवाई से संबंधित कोई भी प्रश्न है वो न्यायालय में नहीं उठाया जाएगा, चाहे वो विधानसभा हो, विधान परिषद हो। 212(2) में लिखा है कि राज्य विधानमंडल का कोई अधिकारी या सदस्य जिनमें विधानमंडल की प्रक्रिया या कार्य संचालन का विनियमन करने की अथवा व्यवस्था बनाए रखने की शक्ति नहीं है, अन्य शक्तियों के अपने द्वारा प्रयोग के विषय में किसी न्यायालय की अधिकारिता के अधीन नहीं होगी। वही बात है कि जो कोई कार्य है, कोई वो प्रक्रिया है और कोई भी व्यवस्था है, विनियमन करने की व्यवस्था है, वो क्या है कि उन शक्तियों के अपने प्रयोग द्वारा उस विशेष से न्यायालय की अधिकारिता के अधीन नहीं होगी। यानी न्यायालय का इसका लेना देना नहीं है, उसकी कार्य प्रक्रिया पर्सन, पहला पर्सन से संबंधित न्यायालय में कोई नहीं विचार नहीं होगा, है ना। 212(1) में और 212(2) में कार्य और प्रक्रिया से संबंधित कोई विचार विचोर ये नहीं होगा, न्यायालय से संबंधित इसका कोई संबंध नहीं है। न्यायालय कोई जांच करेगी, न अधिकारी का न्यायालय से कुछ लेना देना, न न्यायालय का अधिकारियों के कार्य से कुछ लेना देना है। बस यही बात है 212(2) में, बस ऐसे ही घुमा फिरा कर प्रश्न को डिफिकल्ट बना रखा है। यानी भाव समझिए कहना क्या चाहता है। अब देखिए अनुच्छेद आपके कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन हम अन्य क्वेश्चन भी पढ़ेंगे जो कि विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अब हमें विभिन्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादातर 90% पेपर है वो पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन से ही, पिछले आए हुए एग्जाम में से ही कॉपी पेस्ट होता रहता है।
तो देखिए अनुच्छेद 168 से अनुच्छेद 212 विधानमंडल कंप्लीट हुई। अब अन्य प्रश्न देखते हैं। तारांकित प्रश्न पूछने के लिए कितने दिन पूर्व सूचना देनी होती है? देखिए 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तारांकित, अतारांकित और अन्य विषय पर प्रश्न। तारांकित, अतारांकित और अवशिष्ट प्रश्न, ये 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तारांकित प्रश्न पूछने के लिए कितने दिन पूर्व सूचना देनी होती है? देखिए तारांकित प्रश्न पूछने और तारांकित प्रश्न है वो विधानसभा के सदस्य या विधान परिषद के सदस्य हैं, वो मंत्रियों से पूछते हैं और इसके लिए विधानसभा में विधानसभा के अध्यक्ष को और विधान परिषद में सभापति को 14 दिन पूर्व सूचना देनी होती है कि हम तारांकित प्रश्न है वो पूछने वाले हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु, अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु कम से कम विधानसभा में सीटों का कितना प्रतिशत होना आवश्यक है? तो 1/5% सीटों का होना आवश्यक है, यानी 20%। अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु कम से कम विधानसभा में सीटों का कितना प्रतिशत होना आवश्यक है? 1/5 यानी 20%। अविश्वास प्रस्ताव एक बार रद्द हो जाने पर कितने समय तक वापस नहीं लाया जा सकता? तो 6 माह तक। आप अविश्वास प्रस्ताव नहीं रख सकते अगर 1/5 या 20% सीटें नहीं है विधानसभा में। अविश्वास प्रस्ताव एक बार रद्द हो गया तो आप 6 महीने तक वापस नहीं ला सकते। अब देखिए कौन सी विधानसभा में सर्वाधिक बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? तो सर्वाधिक बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया 3री विधानसभा में। कौन सी विधानसभा में सर्वाधिक अविश्वास प्रस्ताव लाए गए? 3री विधानसभा में सर्वाधिक अविश्वास प्रस्ताव लाए गए। और एक विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है और 6 महीने तक वापस ला नहीं सकते, तो 6 माह के बाद तो ला सकते हैं ना। तो इस तरह लाए होंगे 6 महीना 10 महीने बाद ऐसे लाए होंगे। कितने लाए हैं वो आप पता कर लेना गूगल से कि अविश्वास प्रस्ताव 3री विधानसभा में कितनी बार तक लाए जा चुके। लेकिन इस तरह के हाई लेवल के क्वेश्चन हैं वो सिर्फ RAS IAS के एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कितनी बार लाए जा चुके हैं। तो तारांकित प्रश्न पूछने के लिए कितने दिन पूर्व सूचना देनी होती है? 14 दिन पूर्व। अविश्वास प्रस्ताव लाने तो कम से कम विधानसभा में सीटों का कितना प्रतिशत होना आवश्यक है? 1/5 यानी 20%। अविश्वास प्रस्ताव एक बार रद्द हो जाने पर कितने समय तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता? 6 माह। कौन सी विधानसभा में सर्वाधिक बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? 3री विधानसभा में। सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव किस मुख्यमंत्री की सरकार के विरुद्ध लाया गया? तो टिक्काराम पालीवाल के खिलाफ लाया गया। सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव किस CM की सरकार के विरुद्ध लाया गया? टिक्काराम पालीवाल। स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम कुल विधानसभा के सदस्यों के हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं, यानी विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव लाना है तो विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए 1/10 सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक है। प्रथम विधानसभा के लिए आप चुनाव कब हुए थे? तो प्रथम विधानसभा के लिए आप चुनाव 4 जनवरी से 24 जनवरी तक हुए थे 1952 में और कुल सीटें 160 सीटें थी। विधानसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो विधानसभा की प्रथम बैठक है वो 29 मार्च 1952 में हुई थी। चुनाव 4 जनवरी से 24 जनवरी 1952 में हुए थे, लेकिन प्रथम बैठक है वो 29 मार्च 1952 में हुई थी। भारतीय जनसंघ पार्टी के संस्थापक कौन है? तो भारतीय जनसंघ पार्टी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन है? AK गोपालन है। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन है? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव है। समदर्थ पार्टी के संस्थापक कौन है? समदर्थ पार्टी के संस्थापक श्री राजगोपालचारी हैं। यह भी याद रखिए क्योंकि सुमेलित करने में असुमेलित करने में पूछ लिया जाता है।
तो भारतीय जनसंघ पार्टी के संस्थापक कौन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन है? A.K. गोपालन है। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन है? जयप्रकाश नारायण। आचार्य नरेंद्र देव हैं। समता पार्टी के संस्थापक कौन है? C. राजगोपालाचारी हैं। कौन सी विधानसभा में पहली बार राज्य मंत्री तथा संसदीय सचिव बनाई गई? तो राज्य मंत्री और संसदीय सचिव पहली बार किस विधानसभा में बनाई गई? चौथी विधानसभा में बनाए गए। अब देखिए राष्ट्रपति शासन क्रमशः, तो राष्ट्रपति शासन चौथी विधानसभा में लगा था, राष्ट्रपति शासन पांचवी विधानसभा में लगा था, राष्ट्रपति शासन छठी विधानसभा में लगा था और राष्ट्रपति शासन 9वीं विधानसभा में लगा था। कहाँ लगा था? कहाँ लगा था? राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में लगा था। तो चौथी विधानसभा में लगा था, पांचवी विधानसभा में लगा था, छठी विधानसभा में लगा, छठी विधानसभा 1980, 9वीं विधानसभा 1992 लगा था। तो कई बार ऐसे न देकर कि 67, 77, 80, 92 ऐसे न देकर के सीधा विधानसभा ही पूछ लेते हैं। चौथी में लगा, पांचवी में लगा, छठी में लगा, चौथी पांचवी छठी लगा था, चौथी पांचवी छठी लगा था। और फिर 1980 के बाद 1992 में लगा था, तो काफ़ी समय हो गया है ना। 1992 में तो 9वीं में। कौन सी विधानसभा में विधानसभा की सीट 184, 200 की छठी में? कौन सी विधानसभा में पहली बार मध्यावधि चुनाव हुए? 7वीं विधानसभा में। कौन सी विधानसभा में दूसरी बार मध्यावधि चुनाव हुए? 9वीं विधानसभा में। ईवीएम का प्रथम बार प्रयोग कब हुआ? तो 13वीं विधानसभा में। राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? सुमित्रा सिंह। कौन सी विधानसभा में रालोपा को नए राज्य दल का दर्जा प्राप्त हुआ? 15वीं में। 16वीं विधानसभा में जनता पार्टी को सीटें मिली 119 और 16वीं विधानसभा में भाजपा ने कांग्रेस ने सीटें जीती 115 और 69। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।